नवी मुंबई महानगरपालिका, शाळा क्रमांक 78, गौतम नगर, रबाले, नवी मुंबई। कक्षा 5वीं अ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पे परिसर अध्ययन भाग 1 का घटक 4 पर्यावरण का संतुलन यह घटक सीखने वाले हैं। करके देखो। अपने घर के किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति के साथ परिसर के किसी नदी, तालाब, नाले जैसे स्थान पर जाओ। क्या करना कि अपने घर का कोई बड़ा व्यक्ति साथ में लो और अपने परिसर में आसपास के कई किसी नदी पर, तालाब पर, नाले पर, इसमें से कोई एक स्थान पर जाओ और देखो ये चित्र में बताया जैसे चित्र में जैसे कि दो लड़के, एक लड़का और लड़की, दो बच्चे अपने दादाजी को साथ में एक तालाब पे लेकर गए हैं। तालाब पे लेकर जाने के बाद वहाँ के सजीवों का वो प्रेक्षण कर रहे हैं। इसी तरह प्रेक्षण आपको भी करना है, लेकिन साथ में घर का कोई बड़ा या तो बूढ़ा आदमी लेके जाना चाहिए। वहाँ दिखने वाले सजीवों के नामों की सूची तैयार करो। वहाँ के जिन सजीवों के नाम तुम्हें ज्ञात न हो उनके चित्र खींचकर अथवा उनके आकार, रंग, आवाज़, निवास जैसी बातों का प्रेक्षण अपनी कॉपी में अंकित करो। प्राणियों और वनस्पतियों के कुल कितने प्रकार दिखते हैं उन्हें गिनो। देखो क्या करना है, वहाँ जाने के बाद परिसर के कोई ठिकान, जैसे कि आपको पहले ही बताया, जैसे कोई नदी, तालाब, नाला जैसे जगह पे जाओ और वहाँ दिखने वाले सजीवों के नामों की सूची अपनी कॉपी में तैयार करो। और जो सजीवों के नाम आपको पता नहीं है, आपको उनके नाम ज्ञात नहीं है, उनके चित्र खींच कर लाओ या तो उनके रंग, आकार, आवाज़, निवास जैसी बातों का परीक्षण अपनी कॉपी में करो। प्राणियों और वनस्पतियों के कुल कितने प्रकार वहाँ दिखते हैं उन्हें गिनो। अब अपने घर के चारों ओर, विद्यालय के बगीचे अथवा समीप वाले खेत में जाकर यही कृति पुनः करो। बताओ तो, जो सजीव प्रत्यक्ष रूप में दिखे नहीं परंतु वे वहाँ थे या आकर चले गए, इस प्रकार के कुछ चिन्हों का क्या तुमने प्रेक्षण किया है? उदाहरणार्थ क्या बताया जाता है? आधे खाए गए फल, फलियाँ, गिरे हुए पंख, पाँव के चिन्ह, गोबर, लेंडिया, घोंसले, कोश, अंडे, शहद के छत्ते इत्यादि। देखो क्या, बताओ तो, जिस स्थान पे आप गए थे वहाँ पे जो सजीव प्रत्यक्ष रूप में आपको नहीं दिखाई दिए परंतु वहाँ पे वो थे या तो आकर चले गए, इस प्रकार के कोई चिन्ह या तो निशान आपको दिखाई दिए क्या? प्रेक्षण करते समय दिखाई दिए क्या? जैसे कि आधे खाए हुए फल, फलियाँ, गिरे हुए पंख, पाँव के चिन्ह, गोबर, लेंडिया, घोंसले, कोश, अंडे, शहद के छत्ते इत्यादि में से आपको कुछ दिखाई दिया क्या? आगे देखो, सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करना क्या तुम्हारे लिए संभव हुआ? वाह, समझो कि तुम तालाब पे गए, नदी पे गए या तो फिर नाले पे गए, तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं पानी में, तो उसका निरीक्षण करना या तो प्रेक्षण करना आपके लिए संभव हुआ क्या? ये भी बताओ। क्या उस लिए कुछ या तो उस लिए प्रेक्षण के लिए कुछ साधनों की जरूरी है। 3, तुम जिस स्थान पर गए थे वहाँ तुम्हें कुल कितने प्रकार के सजीव दिखाई दिए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रेक्षण के समय वहाँ रहने वाले सभी प्रकार के सजीव तुम्हें दिखे थे? आपको ऐसा लगता है क्या कि वहाँ पर जाने के बाद आप जिस समय वहाँ पे गए थे उस समय वहाँ पे रहने वाले सभी प्रकार के सजीव तुम्हें दिखाई दिए क्या? दिखते थे क्या? पानी वाले स्थान पर, खेत में अथवा बगीचे में पाए जाने वाले सजीव अलग अलग थे या वे ही थे? देखो बच्चों कि पानी वाले स्थान पर या तो खेत में अथवा बगीचे में पाए जाने वाले सजीव ये सभी अलग अलग प्रकार के थे या एक ही प्रकार के थे? इसमें से आपको क्या समझ में आया? यह प्रेक्षण आप में आपके कॉपी में अंकित करो।
एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें से एक बात ध्यान में लो, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता अलग अलगता दिखाई देती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। बताओ तो, तुमने सजीवों का प्रेक्षण किया, उनमें से किन किन स्थानों पर अधिक जैव विविधता दिखाई दी। देखो, जब तुम अलग अलग जगह जाने के बाद तुमने सजीवों का प्रेक्षण किया, उनमें से किन किन स्थानों पर अधिक जैव विविधता दिखाई दी। किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो प्रेक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। रात दिन विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रेक्षण का अंकन करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। देखो देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, क्या बताया गया है। तो किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो परीक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। रात दिन विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक परीक्षण का अंकन करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का परीक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग किया जाता है या तो करना पड़ता है। कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रेक्षणों का एकत्र किया जाता है, उनका पुनः सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न जब दीर्घकाल तक किए जाते हैं तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र के विशेष की विशेष जैव विविधता विश्वसनीय प्रतीत होती है। देखो देखो क्या होता है, कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रेक्षणों को एकत्रित किया जाता है, उनको एकत्रित करने के बाद उनका पुनः सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न दीर्घकाल किए जाते हैं, तब जाकर कहीं वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र की विशेष जैव विविधता विश्वसनीयता प्रतीत होती है। पर्यावरण, परिसर शब्द से तुम परिचित हो। विद्यालय का परिसर सुंदर है, बाजार का परिसर गंदा हो गया है, ऐसे कथन हम सदैव सुनते रहते हैं। परिसर का अर्थ है आसपास का स्थान। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन में संबंध होता है, उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। देखो, परिसरीय शब्द तुमने सुना होगा या तो उससे तुम परिचित होगे। जैसे कि हमारे विद्यालय का परिसर सुंदर है, विद्यालय परिसर यानी कि विद्यालय के आजू बाजू वाला जगह, उसे विद्यालय का परिसर बोलेंगे। बाजार गंदा हो गया, बाजार का परिसर गंदा हो गया। बाजार का परिसर मतलब बाजार जिस जगह पे भरता है उसके आसपास वाला जगह, वह हो गया बाजार का परिसर। या तो हमारे घर का परिसर यानी कि घर के आजू बाजू वाला परिसर। ऐसे कथन हम सदैव सुनते रहते हैं। परिसर का अर्थ यानी कि आसपास वाला स्थान, जगह। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है, उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतरक्रियाएं होती रहती है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो क्या बताया यहाँ पे, तो सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और सजीव और निर्जीव इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतरक्रियाएं होती रहती है।
पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो इस चित्र में नीचे दी गई चौखट में दिखाए गए सजीव तथा निर्जीव घटकों के चित्र देखो और पर्यावरण के इन विभिन्न घटकों के परस्पर संबंधों की चर्चा करो। देखो नीचे क्या बताया गया है, तो पर्यावरण के सजीव तथा निर्जीव घटक इसमें बताए गए हैं। इसमें अलग अलग चित्र के सहायता से पर्यावरण के घटक बताए गए। उसमें कुछ निर्जीव है तो कुछ सजीव है और वो सभी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। आहार श्रृंखला, हमें जब आहार श्रृंखला समझनी है तो देखो यहाँ पे नीचे दिए गए चित्रों को देखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं सूरज, सूर्य, घास, टिड्डा, पंछी। देखो टिड्डा घास तथा कोमल पत्तियां खाता है तो टिड्डे को पक्षी खाता है। बताओ तो पक्षियों को कौन कौन खाते होंगे? ज़रा याद करो, सोचो इन पक्षियों को कौन कौन खाते होंगे। यह प्रश्न का उत्तर अपने काफी में लिखो और आपको पता है तो लिखो, नहीं तो अपने मम्मी पापा से पूछ लो। नंबर 2, वनस्पतियों के भोजन कौन से है? ये सोचो कि वनस्पतियाँ भी तो छोटे से बड़ी होती है, उसके लिए उनको भी तो कोई भोजन की जरूरी होती होगी और होती होंगी तो ये भोजन उनको कहाँ से मिलता होगा, कैसे प्राप्त होता होगा? समझो, समझ में आया तो अपने काफी में उसका उत्तर लिखो या तो अपने मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हो। नीचे दिया गया चित्र देखो। इस श्रृंखला में कई कड़ियाँ हैं। इसकी कड़ियाँ अलग अलग हो जाए तो क्या हम उसे श्रृंखला कह सकेंगे? प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जुड़ी हो गई है। बीच की कोई भी एक कड़ी निकल जाए तो श्रृंखला खंडित हो जाती है। देखो ये चित्र का हम जब प्रेक्षण करेंगे, देखते हैं तो एक श्रृंखला है, एक कड़ियों की श्रृंखला है। इस श्रृंखला में की जो कड़ियाँ है ये हर एक कड़ी एक अलग अलग है, तो क्या हम उसे श्रृंखला इसमें की जब हमने एक हाथ कड़ी अलग की तो उसे हम श्रृंखला कह सकोगे? नहीं कहेंगे। प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसी पूरी कड़ियों को एक श्रृंखला कह सकेंगे। हमने कुछ बीच की कड़ियाँ भी निकल जाए तो वह श्रृंखला खंडित हो सकती है या तो हो जाएंगी। प्रारंभ में दिए गए चित्रों में वनस्पतियाँ, टिड्डा, पक्षी ऐसे अलग अलग घटक एक निश्चित क्रम से आते हैं। प्रत्येक घटक अपने आगे वाले घटक का भोजन होता है। ये अपने भोजन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ये एक श्रृंखला के घटक है, कड़ियाँ है। ऐसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उसका प्रत्येक घटक आहार श्रृंखला की एक कड़ी है। देखो ये चित्र में जैसा बनाया कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसी अलग अलग कड़ियाँ है। अलग अलग कड़ियाँ जोड़ने के बाद उनको श्रृंखला कहा जाता है। उसी तरह हमारे ये भी ध्यान में आता है, तो हमने जो चित्र में देखा था घास, टिड्डा, पक्षी। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाता है। ये पक्षी को भी तो कोई खाता है। इस तरह उनकी भी एक श्रृंखला तैयार हो जाती है, उसको आहार श्रृंखला कहते हैं। चित्रों को देखो। हिरन का भोजन क्या है? ये चित्र में हम देखें तो इस हिरन का भोजन एक पाला या तो घास है। बाघ का भोजन क्या है? तो यह बाघ का भोजन हिरन जैसे कोई शाकाहारी प्राणी होते हैं जो कि घास या पाला पत्तियां खाते हैं, वो ये बाघ के भोजन है।
नीचे दिए गए चित्रों में एक आहार श्रृंखला दिखाई गई है। इसकी एक कड़ी तुम्हें पहचाननी है। देखो कि पहली और तीसरी कड़ी के स्थान पर कौन से चित्र है। उनका आपस में संबंध पहचानो और श्रृंखला पूरी करो। प्रकृति में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है। उनमें से कोई भी एक कड़ी प्रकृति से लुप्त हो जाए तो क्या आहार श्रृंखला बनी रहेगी? सोचो थोड़ा। प्रकृति में, हमारे निसर्ग में ऐसी बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है। उनमें से कोई भी एक कड़ी प्रकृति से लुप्त हो जाए तो क्या आहार श्रृंखला बनी रहेंगी? देखो देखो यहाँ पे हम देखें तो क्या है, सूर्य प्रकाश की सहायता से घास या तो वृक्ष, झाड़ अपना भोजन तैयार करते हैं और वही वृक्ष को खाकर खरगोश जीता है और वही खरगोश को सांप खाते हैं। देखो इसी को ही तो आहार श्रृंखला कहा जाता है। अब समझो, उसमें से कोई भी एक कड़ी खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए, जैसे कि घास लुप्त हो गई तो खरगोश कहाँ बचेगा? खरगोश नहीं बचेगा। तो खरगोश को खाकर जीने वाले सांप जैसे प्राणी कैसे बचेंगे? ऐसी तो आहार श्रृंखला की कोई भी एक कड़ी खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए तो सभी आहार श्रृंखला ही लुप्त हो सकती है। ऐसा हमारे समझ में आ जाता है। आहार जाल। नीचे दिए गए चित्र में प्रकृति में पाई जाने वाली कुछ और आहार श्रृंखलाएं दिखाई गई है, उन्हें समझो। देखो अब हम आगे एक चित्र देखने वाले हैं। उस चित्र में प्रकृति में पाई जाने वाली और भी कुछ आहार श्रृंखलाएं दिखाई गई है, उन्हें हम समझ लेंगे। एक ही सजीव अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है, इसीलिए प्रकृति में आहार जाल दिखाई देते हैं। आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियाँ। देखो हमने कोई भी आहार श्रृंखला देखी तो उनकी शुरुआत वनस्पतियों से ही होती है। देखो आगे देखेंगे। प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। अन्य प्राणी वनस्पतियाँ खाने वाले प्राणियों को खाते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन बनाती है, तैयार करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार वनस्पतियाँ ही होती है। देखो क्या बताया गया है, प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं, खाकर ही जीते हैं। लेकिन जो प्राणी वनस्पतियाँ खाकर जीते हैं उनको खाकर कोई और प्राणी जीते हैं। यह वनस्पतियाँ भी क्या करती है, तो उनको भी तो कोई भोजन की, खाद्य की जरूरी होती है। तो वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन बनाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार वनस्पतियाँ ही होती है। देखो यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी, इनका उपयोग करके वनस्पति खुद का भोजन तैयार करती है। देखो यहाँ पे विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का मेल यहाँ पे दिखाया गया है। उसी को ही आहार जाल कहते हैं। जैसे कि देखो ना, फल या पत्तियों को खाकर चूहा जीता है, उसको खाकर सांप जीता है, सांप को खाकर गरुड़ जीता है। उसी तरह चूहे को सीधा भी गरुड़ खाता है। यह ऐसे अलग अलग आहार श्रृंखला है और यही आहार श्रृंखलाओं को आहार जाल कहा जाता है। और इसमें से हमारे यह भी ध्यान में आता है कि एक ही प्राणी अलग अलग प्राणियों का भोजन हो सकता है या तो होता है। पर्यावरण का संतुलन। हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को भोजन प्राप्त होता है और वह जीवित रहता है। क्या तो हमारे ऐसा ध्यान में आता है कि हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं हैं। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा
पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को अपना अपना भोजन प्राप्त होता है और उसी पे भोजन के सहायता से वह जीवित रहता है। मिट्टी में स्थित सूक्ष्मजीव सूखे पत्तों, प्राणियों के मृत शरीर तथा उनके मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। इनके द्वारा वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक घटक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। इनका उपयोग करके वनस्पतियां बढ़ती है। जमीन के अंदर वाले पदार्थों का उपयोग करके वनस्पतियों की वृद्धि होना और प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने पर बने उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर जाना, यह प्रक्रिया पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है। देखो देखो क्या बताया गया है, पर्यावरण का आहार चक्र कैसे बनता है। तो वनस्पतियों को खाकर प्राणी बड़े होते हैं, जीवन जीते हैं। वही प्राणी बनने के बाद उनके मृत शरीर को सूक्ष्मजीव मिट्टी में सड़ाते हैं। वह सड़ाने के बाद फिर उनसे ही पोषक घटक तैयार होते हैं और वही पोषक घटक वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसे ही आहार चक्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जल चक्र द्वारा पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता है। देखो अब जल चक्र, प्राय सजीव अपने श्वसन के लिए वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिल जाती है। यह भी एक प्राकृतिक चक्र ही है। देखो क्या होता है, तो सजीव ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करती है और वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करते समय और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। वह ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिलने के बाद वह फिर सजीवों के लिए ऑक्सीजन श्वासोच्छ्वास के लिए उपयोगी पड़ता है। इसी तरह यह भी एक प्राकृतिक चक्र ही है। पर्यावरण में ऐसे अन्य बहुत से चक्र होते हैं। सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसके द्वारा ही पर्यावरण के आहार श्रृंखलाएं अबाधित रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप में चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। देखो क्या पर्यावरण में ऐसे बहुत सारे चक्र होते हैं। उनमें से सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं अबाधित रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप से चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। देखो अब यहाँ पे भी एक श्रृंखला हमें दिखाई देती है। सूर्य प्रकाश का उपयोग करके वनस्पति अपना भोजन तैयार करती है और वनस्पति बढ़ती है, जीवित रहती है। उसी वनस्पति को यहाँ पे जिराफ खाता है। तो जिराफ खाने के बाद जिराफ बड़ा होता है, जीवित रहता है। जिराफ अपनी लेंडिया द्वारा, विष्ठा द्वारा और एक बार वनस्पतियों को अपना अन्न तैयार करने के लिए पोषक घटक देता है और उसके मरने के बाद भी उसका मृत शरीर सूक्ष्मजीवों की सहायता से विघटित होता है और वह भी वनस्पतियों के लिए पोषक घटक में रूपांतरित होता है। ऐसा यह चक्र निरंतर चलता रहता है। देखो यहाँ पे एक जल चक्र का चित्र भी आपको दिखाया गया है। देखो सूर्य प्रकाश की सहायता से पानी का भाप में रूपांतर होता है। ऊपर जाने के बाद उसको बादलों में रूपांतरित होता है। वही बादल आगे जाकर ठंडे होने के बाद और एक बार बारिश होती है और बारिश का पानी फिर नदी नालों की सहायता से सागर में आता है। यह जल चक्र है।
इसे सदैव ध्यान में रखो। सभी सजीवों का अस्तित्व बने रहने के लिए पर्यावरण का संतुलन बना रहना आवश्यक है। हमने क्या सीखा? पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। हमने क्या सीखा? तो नंबर 1 में पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। उसमें सूक्ष्म जीव, एक कोशीय जीव, बहुकोशीय जीव, वनस्पतियाँ और सस्तन प्राणी, ऐसे बहुत सारे प्रकार के प्राणी, वनस्पतियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है। नेक्स्ट, पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का एक दूसरे से संबंध होता है। यह भी हमने सीखा कि पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का एक दूसरे से आपस में संबंध होता है। नेक्स्ट, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियाँ और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियाँ और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के जल चक्र वातावरण के विभिन्न गैसीय चक्रों और आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इनमें हजारों वर्षों से उपयुक्त संतुलन बना हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करो। चैनल पे देखते समय आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।